हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बोलता है कि ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसका हम पहले जानेंगे कि ओम का नियम होता क्या है। तो ओम के नियम के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो ओम के नियम का जो प्रयोग जो है यहाँ पर हम लोग जानेंगे इसको किस प्रकार से किया जाता है और ओम का नियम होता क्या है, इसका सत्यापन भी करना है। तो यहाँ पे लिखे हैं, ओम के नियम को प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम चालक तार, एमीटर, वोल्टमीटर तथा दाब कुंजी, बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध इत्यादि लेकर चित्र अनुसार सजा दिया जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जैसे कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आपका पूछ सकता है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताएं। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एमीटर को और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि एमीटर को जोड़ा जाता है तो किस में जोड़ा जाएगा, तो श्रेणी क्रम में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसमें आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो यानी समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपका डायग्राम बनाकर दिखाया गया है। अब डायग्राम में यहाँ पे कुछ सिंबल लिखे हुए हैं। एमीटर को ए से यानी डिनोट किया जाता है, वोल्ट मीटर को बी से, है ना। RH जो है परिवर्तनशील प्रतिरोध है और ये जो है आपका कुंजी है और ये सिंबल जो दिया गया है वो बैटरी का है। आगे इसमें देखते हैं, आगे जब इसका सत्यापन करना है तो इसमें देखते हैं। तो आगे इसमें लिखे हैं कि अब दाब कुंजी दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है। एमीटर ए से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर बी से विभवांतर का मान ज्ञात हो जाता है। परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है। अलग अलग स्थितियों में एमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगना होने पर धारा का मान भी दुगना हो जाता है, जबकि विभवांतर का मान आधा होने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक में परिवर्तन होने वाली धारा का सीधे समानुपाती होता है। अब विभवांतर V को X अक्ष पर तथा धारा I को Y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। यही क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। और यही ओम का नियम का सत्यापन है, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में खींच करके दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो बोल रहा है कि प्रतिरोध क्या है। किसी कुंडली का प्रतिरोध एमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। तो पहले हम लोग जानेंगे प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध का वह गुण जिनके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब ओम के नियम का सत्यापन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए किसी चालक जैसे मैग्नीन का प्रतिरोध तार लेते हैं। इसके श्रेणी क्रम में सेल की एक बैटरी, एमीटर, धारा नियंत्रक तथा कुंजी लगाते हैं। तार के सिरों पर एक वोल्टमीटर लगाते हैं। कुंजी लगाते ही पूरे परिपथ में विद्युत बहने लगती है। धारा I का मान प्रतिरोध से तथा यहाँ पे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्टमीटर से बढ़कर सारणी में लिख लिया जाता है। अब धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा का मान बदल कर, है ना, एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ सारणी में लिख लेते हैं। आगे है, इसके बाद क्या करते हैं, लिख लिया जाता है। अब धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा का मान बदल कर हर बार एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ सारणी में लिख लेते हैं। अब V तथा I में ग्राफ खींचते हैं। यदि ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है तो इसका तात्पर्य है कि
तार सिरों के बीच विभवांतर तथा उनमें बहने वाली धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। यदि ग्राफ सरल रेखा प्राप्त हो तो इसका तात्पर्य है कि चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ये आपका हो गया अगले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन हैं? तो देखिए ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन होंगे, तो कोयला और आपका पेट्रोलियम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखे। तो देखिए जीवाश्म ईंधन यानी कहने का मतलब है कि जो भू के अंदर से निकाले जाते हैं। पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों का निर्माण जंतु तथा वनस्पति के अवशेषों के करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी में दबे रहने से जो ईंधन बनता है उसी को क्या बोला जाता है? जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। कोयला, पेट्रोल पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, क्योंकि यह मृत जानवरों एवं वनस्पतियों के लंबे समय तक पृथ्वी में दबे रहने के कारण इनका जन्म होता है। तो इसका आंसर ये हम लिखेंगे। यानी जीवाश्म ईंधन होता क्या है, तो पृथ्वी के अंदर से पेट्रोलियम, कोयल तथा प्राकृतिक गैस जैसे वस्तुओं को क्या किया जाता है? निकाला जाता है, वही क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है? तो नाभिकीय जो विखंडन जो है इसके लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का प्रयोग होता है वह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम, प्लेटिनम या थोरियम जैसे भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन द्वारा वामवर्मित होते हैं, तो ये हल्के नाभिक में टूट जाते हैं और ऊर्जा की विशाल मात्रा का जो है आपका निर्मुक्त होती है, यानी बनती है। अगला क्वेश्चन है अच्छा ईंधन क्या है, इसके बारे में। तो वैसा ईंधन जो जलने में अधिक ऊष्मा प्रदान करता है तथा प्रदूषण कम फैलाता है वही क्या कहलाता है? अच्छा ईंधन कहलाता है। इनके निम्नलिखित गुण है। जो जलने पर अधिक ऊष्मा निर्मित करता हो उसे हम बोलेंगे। जो आसानी से उपलब्ध से यानी जल जाता है। जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करता हो, जिसका भंडार और परिवहन आसान हो, जिनके दहन की दर माध्यम जो है कम हो, जिनके जलने पर विषैल यानी जो गैस जो है वो कम उत्पन्न हो, है ना। इस तरह को जो फॉलो करेगा वही क्या कहलाते हैं? स्वच्छ ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप अनवीकरणीय मानते हैं। तो वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे हैं ना, वो क्या है? अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जो सौर ऊर्जा भी हम बोल सकते हैं, पवन ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ये सारा क्या है? अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। यानी अनवीकरणीय का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जिसे लगातार उपयोग करने पर जल्द खत्म नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय कहलाते हैं। अगला है क्वेश्चन कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो भूतापीय ऊर्जा यानी कहने का मतलब क्या है कि भूपट्टी की गहराई में भौमिकीय परिवर्तन के कारण तप्त क्षेत्रों में चट्टान ऊपर की ओर धकेल दी जाती है। जब भूमिगत जल इन तपे हुए स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी ताप जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने का निकास मार्ग मिल जाता है, जिसे गर्म चश्मा का ऊष्मा स्रोत कहते हैं। कभी कभी भाप चट्टानों के बीच रुक जाती है और इसका दाब बहुत अधिक हो जाता है। पाइप डालकर भाप को बाहर निकाल दिया जाता है और इनकी सहायता से विद्युत जनित्र के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। अतः यही क्या कहलाता है? आपका भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे हैं, इसको पढ़ के जाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। पहला है लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं? तो यानी कहने का मतलब है कि शॉर्ट क्यों लग जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेन आपूर्ति लाइन से जुड़े गर्म तथा ठंडे तार आपस में सट जाते हैं, है ना, जिससे परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है तथा धारा की प्रबलता काफ़ी बढ़ जाती है। परिणामतः यह होता है कि इससे जुड़े
उपकरण बहुत ही गर्म होकर नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ही क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट लग जाता है। अगला है विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो यानी विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरा जाता है, देखिए इसका आंसर लिख दिए हैं कि विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, इनके अंदर टंगस्टन का तार बना तंतु फिलामेंट होता है जो बल्ब के अंदर की हवा निकालकर उनमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में फिलामेंट में धारा प्रवाहित कराई जाए तो गर्म होने पर वह अवशोषित होकर भंगुर हो जाएगा तथा चूर चूर हो जाएगा। निष्क्रिय गैस होने से टंगस्टन के फिलामेंट वाष्पित नहीं होते हैं एवं निरंतर बल्ब से प्रकाश प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिणी हस्त अंगूठे का नियम को लिखे। तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की और संकेत करता है तो माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही था आपका दक्षिणी हस्त का नियम। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। तो यानी कहने का मतलब धारा कब प्रवाहित होता है। तो किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे लघुपतन कहते हैं। इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाता है, तब विद्युत पथ में विद्युत में तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाती है तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा होता है। लघुपतन के कारण आग लग सकती है और विद्युत परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इससे बचने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं कि फ्यूज तार परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं। क्योंकि ये जो है एक जैसे परिवार में एक कोई सदस्य होता है ना, उस तरह से बोर्ड का एक मेन क्या होता है, सदस्य होता है। फ्यूज तार सुरक्षा की एक युक्ति है जो विद्युत परिपथ में अचानक धारा का मान अति भ्रमण और लघुपतन के कारण से अधिक बढ़ जाने से परिपथ में लगी युक्तियां जलकर नष्ट हो जाती है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए परिपथ में जहां तहां फ्यूज श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं। फ्यूज ऐसे पदार्थ के तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत ही क्या होता है, कम होता है। जब कभी धारा अत्यधिक बढ़ जाती है तो सबसे पहले फ्यूज गर्म होकर गल जाता है यानी जल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे उनमें लगी युक्तियां बल्ब, पंखे, हीटर आदि जलने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपका। अगले क्वेश्चन में यहाँ देखिए आपका पूछ रहा है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखिए। तो देखिए विद्युत धारा क्या होता है, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन अगला इसी में पूछ रहा है कि परावर्तित और दृश्य धारा में अंतर बताएं। तो परावर्तित और दृश्य धारा में क्या होता है, जिसको एसी और डीसी बोला जाता है। परावर्तित को एसी बोला जाता है और दृश्य धारा को डीसी बोला जाता है। तो धारा का मान तथा इसमें जो है दिशा समय के साथ है ना, दोनों बदलता है। किसमें, एसी में, और इसमें क्या है, केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिश धारा एक ही दिशा में बहती है। अगला इसमें हम बोलेंगे कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जाता है, लेकिन इसे उत्पन्न करने में कठिनाइयाँ होती है। इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, लेकिन इसमें एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाइयाँ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा करें। तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काष्ठ को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काष्ठ से होकर एकांक समय में प्रवाहित आवेश की परिणाम को ही क्या बोला जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस सारे क्वेश्चन को आप पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी में है कि चालक तथा प्रतिरोधी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो इसका हम बोलेंगे कि चालक वैसे पदार्थ
जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है चालक कहलाता है। जैसे कि तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, इस्पात, ग्रेफाइट, अशुद्ध जल, पृथ्वी, आर्द्र हवा, मनुष्य, जानवर का शरीर, ये सारा क्या होंगे तो आपका विद्युत रोधी होते हैं। अब यहाँ पे विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी जो बोलेंगे। चालक का हम लोग समझ गए कि चालक जिससे यानी पार हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे लकड़ी आ जाएगा, रुआ आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, रेशम का जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर क्या बताएं। तो एमीटर जो होता है उसको जो हम बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। किसको, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में। एमीटर का जो सिंबल जो है ए होता है और वोल्टमीटर का बी होता है, जिसका संकेत हम बोल सकते हैं। एमीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है और ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। तो यही दोनों में अंतर हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। दृष्टि दोष क्या है, ये सारे क्वेश्चन पढ़ाया गया है, हमारे वीडियो में पढ़ाया गया है। अगर नहीं देखेंगे तो आप जाकर देख लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका निवारण कैसे किया जाता है। तो दृष्टि दोष जो है यहाँ पे आपको 4 प्रकार के लिखा हुआ है, ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष, या फिर एक अगला जो है जरा दृष्टि दोष होता है। अब सबका इसका यहाँ पे अब डिफिनेशन लिखा गया है, ये सारे पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है, सारे हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि समय को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन जो है पढ़ाए गए हैं। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और ये सीधा होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया गया है, देख लीजिए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर पूछ रहा है, जो सारा ये पढ़ाया गया है कि एक प्रकार का ये गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग है ना पॉलिश किया रहता है, इसमें जो है इसका उभरा हुआ भाग रहता है, और इसमें जो होता है काल्पनिक को छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश के यहाँ पे पूछ रहा है अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखे। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, है ना, जो यहाँ पे आपको लिखा गया है, जिसको sin I/sin R दूसरा को नियम को जाना जाता है। अगला है प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके नियम को लिखे। तो देखिए यहाँ प्रकाश का परावर्तन के बारे में भी लिखा हुआ है कि प्रकाश किरण सममागी से गुजरते हुए जब किसी दूसरे माध्यम सतह पर पड़ती है तब प्रकाश का कुछ जो अंश पहले माध्यम से वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में बनाकर दिखाया गया है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपका पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है। जब मुख्य अक्ष के निकट एक एवं समानांतर प्रकाश का समानांतर किरण पुंज उत्तल लेंस पर आधारित होता है तो सभी किरणें लेंस से होकर गुजरने के बाद फोकस पर अपसारित होती है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को भी अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल दर्पण का 2 उपयोग है, यहाँ पूछ रहा है अगला क्वेश्चन में। तो अवतल दर्पण का जो है उपयोग हम बोल सकते हैं, डॉक्टर लोग क्या करता है, नाक, कान, आँख, गला को देखने में करता है ना। अधिक फोकस, दूरी तथा जिसको हम बड़े द्वारा अवतल दर्पण, हजामती वगैरह ये सब जो होता है उसको बनाने में, है ना, प्रयोग किया जाता है। अगला है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र अंतर बताएं, जैसा कि यहाँ डायग्राम के द्वारा आपका बताया गया है। अगला अब यहाँ से केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है, तो ये भी क्वेश्चन सब पढ़ाया गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो दोनों ओर परमाणुओं की प्रत्येक जो संख्या होता है क्या हो जाता है, समान हो जाता है, उसे रासायनिक संतुलित समीकरण यानी जिसको बोल सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। कि प्रत्येक ओर, है ना, तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, उसे हम बोला जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाया गया है,
लोहे की वस्तु पर क्यों पेंट किया जाता है, सारे क्वेश्चन आपका पढ़ाया गया है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर बताएं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर बताएं। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, हमारे वीडियो में है, और जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन, आपको निश्चित है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। अगला है, यहाँ पे पूछ रहा है कि उदासीनीकरण क्या है, दो इसका उदाहरण दे। तो जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाते हैं, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है ना। जैसा कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल देकर बताया हुआ है। सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो को जरूर देख कर जाएंगे लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा में का दो उपयोग बताना है, जैसा कि यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ है। धोने का सोडा का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग होता है धोने का सोडा का। बेकिंग सोडा का उपयोग इसको जो है अग्निशामक में किया जाता है ना। इस तरह से इसका सबका आंसर यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि जूमिंग कर दे रहे हैं दोस्तों, देख लो यहाँ पे सारा आपका इसका आंसर लिखा गया है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अम्ल का जलीय विलयन है ना क्यों विद्युत का चालन करता है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन जो है ना प्लस आयन का निर्माण होता है, जिसके कारण ये होता है। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा गया है, पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है ना। तो हम बोलेंगे CaSO4 1/2 है ना, 2O H2O जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखा गया है। और जिप्सम भी पूछ सकता है कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 है ना 2H2O होता है। चलिए, इसको आधा घंटा जब जम कर ठोस बनता है तो वही यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, फिर यहाँ पे जिप्सम बन जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है और ये जल का फार्मूला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे, इसका उपयोग। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन बोल रहा था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। इसका उपयोग हम लोग क्या क्या चीज़ में करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जैसे कि डॉक्टर वगैरह क्या होता है, जब हड्डियाँ वगैरह टूट जाता है तो प्लास्टर वगैरह में किया जाता है ना। इसका यहाँ पे आंसर आपका लिखा गया है। अगला है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण दीजिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होता है तो प्रायः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, जैसा कि यहाँ आपका लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो ये क्या करता है, जो भोजन को पचाने में काम करता है, समझ गए ना, ये होता है। इसका सारा का आंसर लिखा हुआ है, पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, खनिज और अयस्क में अंतर बताएं। तो खनिज और अयस्क में अंतर क्या है, तो यानी हम बोल सकते हैं खनिज धातु के प्राकृतिक यौगिक रूप से खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें यौगिक के रूप में ही प्राप्त होती है, जैसे कि तांबा हमें पाइराइट या क्यूप्राइट में से प्राप्त होता है। अयस्क जिन पदार्थ खनिज के से धातु का निष्कासन सरल हो जाते हैं वो अयस्क कहलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, लोहे का हेमाटाइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि लोहे का जो है ना निष्कासन करके जो निकाला जाता है वो क्या होता है, तो हेमेटाइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, चांदी, सोना एवं प्लेटिनियम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों। इसलिए किया जाता है कि ये जो होता है प्लेटिनियम जो होता है ये क्या होता है, एवं सोना चांदी बहुत ही गर्म अभिक्रिया धातुएं हैं। साथ ही इनका जो संचरण यानी हम बोल सकते हैं जंग लगना, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इनकी जो शाइनिंग हमेशा जो हम बोल सकते हैं हमेशा बरकरार रहता है, जिसके कारण इसका हम लोग उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में क्यों करते हैं। कारण ये है कि एल्युमिनियम धातु अत्यंत क्रियाशील धातु है, साथ ही साथ यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक भी है। इसी ऊष्मा की सुचालकता के कारण एल्युमिनियम धातु का उपयोग हम लोग खाना बनाने के बर्तन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु का नाम एवं उनके संगठन जो है का नाम लिखे। तो ये आपका जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ना, डिल्यूरोमीन AlMgMn
एवं Cu। कारण देखिए सोडियम को क्रिएशन तेल में क्यों डुबा के रखा जाता है। देखिए तो क्रिएशन तेल में इसलिए डुबा के रखा जाता है क्योंकि जैसे ही सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो विस्फोट हो जाता है, यानी आग लगने की संभावना उसमें बढ़ जाती है, इसलिए हमेशा उसे क्रिएशन तेल में डुबा कर रखा जाता है। सारे क्वेश्चन ये पढ़ाए गए हैं। अगला देखिए यहाँ पे है, ऐसे धातु का एक उदाहरण दे जो कमरे के ताप और द्रव जो है ना, कमरे के ताप पर द्रव हो और उष्मा का कुचालक हो। तो जैसे कि पारा जो है ना कमरे के ताप पर द्रव, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा जो है ना आपका धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यानी पारा होगा। और उष्मा का कुचालक जो होगा वो कौन हो जाएगा, सीसा होगा। इस तरह सारे क्वेश्चन ये सारे पढ़ाए गए हैं। खनिज और अयस्क में अभी मैंने बताया, ऊपर में ये बताया आपको, है ना। आयनिक यौगिक का गलनांक कुछ होते हैं, क्यों, तो यानी आयनिक यौगिक का निर्माण धन एवं ऋण आवेशयुक्त आयनों से होता है जिनके बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण आयनिक यौगिक के द्रव्यमान एवं क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो है ऊपर में ही बताए हैं खनिज, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको ऊपर में ही मैंने बता दिया। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, ये भी क्वेश्चन जो है आपको बताया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद पूछ रहा है, यानी अंतर पूछ रहा है। तो धातु वो होता है, यानी यहाँ पे लिखा गया है क्या है, धातु प्राकृतिक में धनात्मक होती है, इनके परमाणुओं में धनात्मक आयन बनने की प्रवृत्ति होती है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि ये तनु खनिज अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। कम क्रियाशील धातुएं तनु खनिज अम्ल से H2O विस्थापित नहीं करती है। और उसी प्रकार अधातु का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका हम बोल सकते हैं धातु वह होता है एक और जिसमें, यानी हम बोल सकते हैं जिसमें विशेष चमक होती है। अधातु वो होता है जिसमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, भी हम लिख के इसमें निकल सकते हैं। आगे है धातु की तन्यता और आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन है जो हमारे पिछले वाले वीडियो में सब में डाले गए हैं, तो इसको देख लेंगे। वो VVI क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन की सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर बताएं। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका पढ़ाया गया है, लेकिन चलिए फिर से मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के परिवर्तक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे ही बोला जाता है सजातीय श्रेणी। इनके दो क्रमागत सदस्यों जैसे कि यहाँ CH2 ग्रुप का अंतर होता है, जिसे एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र यहाँ क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर अल्केन अल्कीन का भी अगर पूछेगा तो उसके लिए फार्मूला होता है CnH2n, है ना, ये हो जाएगा। और अल्काइन पूछेगा तो -2 इसमें लग जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस वर्ष निश्चित है कि पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन जो है, समावेशकता किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर बताएं। तो जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक का अनुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र और रासायनिक एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिक को, है ना, समावेशी कहते हैं, जैसा कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अगला यहाँ पे पूछता है कि ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है O2, है ना। तो ये क्या होता है, तो यानी ये समझता है, जैसे कि यहाँ पे बनाते हैं तो ये समझता है कि मेरे पास जो है ना ऑक्सीजन ये जो 6 होता है, लेकिन ये समझता है कि मेरे पास 8 है, ये भी मेरे पास 8 है, ऐसा ये समझता है। समझ गए, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको कराया दिया गया है। 5 में है, अगर नहीं देखेंगे तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर देखेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपको आएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे अगला पूछ रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखे। तो इसका कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, लिखने पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, एक बार आप देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगला है उत्कीर्णित गैस का अलग समूह में क्यों रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है। ये इसलिए रखा गया है कि सबसे अक्रियशील होते हैं, इसलिए इन्हें मेंडलीफ ने इन्हें अलग वर्ग सारणी में रखा है, जिससे अपने जो शून्य वर्ग भी इसको कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ये भी पूछ सकता है कि उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितना है। तो ये 6 होता है और उत्कृष्ट गैस को ही शून्य वर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि मेंडलीफ के वर्ग सारणी के विसंगतियों को लिखे, यानी उनका दोष क्या था, वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये सारे को आप पढ़ लेंगे, सारा क्वेश्चन आपको बताया गया है। अगला यहाँ पे है कि वर्जन एवं निष्ठापन में अंतर बताएं और सल्फाइड अयस्कों के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिखा गया है, यानी भर्जन और निष्ठापन का यहाँ पे आपका लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला है जो यहाँ पे अभी पीछे मैंने बताया धातु और अधातु वाला अभी मैंने बताया, ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ से बायोलॉजी का स्टार्ट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो पित्त रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन को पचाने में भाग नहीं लेता है, लेकिन इनमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक करते हैं। इस तरह पित्त रस निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला क्या है, यह आमाशय से आए भोजन को अम्लीय प्रवाह को क्षारीय बनाता है, यह जीवाणुओं को मारता है, इनकी उपस्थिति में ही अग्नेय रस कार्य करता है। और ये क्या है, आंत की दीवार को क्रमाकुचन के लिए उत्तेजित करता है। यह वसा में घुलनशील विटामिनों के आवेश में सहायक होता है। यह कुछ विषैली पदार्थ जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और धातुओं के उत्सर्जन में सहायक होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन क्या है, मानव में इनके 2 प्रमुख अंगों के नाम बताएं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है सजीव के शरीर से उपचयन के समय बने हुए विमुख हुए ठोस द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों को जीवधारी के धारिये से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, जैसा कि CO2 गैस का निष्कासन, पसीना, मल मूत्र, है ना, ये सारा क्या है को बाहर होना। अगला है आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा गया है कि पाचक एंजाइम जो है पाचक रसों को उपस्थित होते हैं जो पाचक ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक ग्रंथि का पाचक एंजाइम विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसका कार्य विशिष्ट हो, है ना, सकता है। ये पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तन करके घुलनशील बनाते हैं। उदाहरण में तार में उपस्थित, है ना, आपका यहाँ पे सैलावी इमाइलेज टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को मोल्टोज शक्कर में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है और अग्नाशय अग्नेयसक रस का स्रावित करता है, जिसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाता है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि प्रोटीन को कौन पचाता है। तो ट्रिप्सिन पचाता है। कौन सा पचाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है। अगला जो है रक्त और लासिक में अंतर क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बताया गया है, रक्त जो होता है और लासिक में क्या है। तो रक्त और लासिक निम्न में दोनों में क्या है अंतर। तो जैसे कि यहाँ पे रुधिर और लासिक, यहाँ पे यानी यह लाल रंग का होता है, यह हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है ना। इनकी जो कणिकाएं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और रुधिर पट्टिकाओं द्वारा होता है, इसमें क्या है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ये रंगहीन हल्के पीले रंग का होता है, इनकी कणिकाएं नहीं होती है। इस तरह से यहाँ पे आपका 6 जो है अंतर इसमें लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण हमारे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोजन पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आपको पूछ सकता है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। तो जैसे C6H12O6 होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है। प्रकाश की उपस्थिति में जो है ना क्लोरोफिल जो यानी पत्ती के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया होती है ना, उसका यहाँ पे आपको समीकरण भी लिखा गया है। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्वसन और श्वासोच्छ्वास, यानी श्वसन यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। इनमें एंजाइमों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है।
यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है और ये कोशिकाओं के भीतर होती है। रक्त क्या है? मनुष्य में RBC की संख्या कितनी है? तो ये होता है आपका 5 इंटू है ना 10⁶ प्रति घन मिमी होता है आपका RBC की मात्रा जो होता है। ये क्या होता है? एक संयोजित तरल संयोजित ऊतक है जिसका रंग विशेष प्रकार के प्रोटीन होमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है जिसके फलस्वरूप शरीर की सभी कोशिकाओं को श्वसन क्रियाएं यानी ऑक्सीजन मिलती है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि स्थलीय जीवन और जलीय जीव जो श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा गया है फेफड़ों द्वारा उपयोग करते हैं और जलीय जीव जो है श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा करते हैं जो एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है ना। तो यानी मछली जो है गिल्स के द्वारा होता है, मानव वगैरह जितने भी हैं ना वो क्या होते हैं तो लंग्स के द्वारा न करते हैं। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो जब और जल इसको भी मैंने पढ़ाया है, यानी जल का जो करेगा वो जाइलम होगा और फ्लोएम वो होता है जो यानी फूड है ना उसका। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जाइलम एक जटिल पादप संवहन ऊतक है जिसका निर्माण 4 प्रकार की पादप कोशिकाओं क्रमशः वाहिनिकाएं, जाइलम, मृदुतक एवं जाइलम तंतु के मिलने से होता है। जाइलम में 3 निर्जीव कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं वाहिनिकाएं जाइलम तंतु कहलाते हैं, जैसा कि इसका फ्लोएम का भी यहाँ पे आपको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए क्या यानी जो है महत्वपूर्ण है। तो इसमें है पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की द्वारा जो उत्सर्जन के द्वारा प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायक करता है। इसके अलावा यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम की चलनी नलिकाओं द्वारा होता है। यही होता है आपका इसका डेफिनेशन लिखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे जो ये है ये उपयोगी है। तो आयोडीन की कमी से जो होता है आपका यहाँ पे यानी हम बोल सकते हैं इसलिए यहाँ पे है। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है इसके बारे में यहाँ पे आपका लिखा गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है जो हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा उपचयी थायरॉक्सिन नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो गायराइड से ग्रसित हो जाती है जिसको घेंघा नामक बीमारी बोला जाता है। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो जाते हैं। इस रोग को बचने के लिए आयोडीन नमक की जो है सलाह दी जाती है जो हमेशा खाने के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आते हैं, किन्हीं 3 पादप हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है 3 हार्मोन्स, ये भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं तो इस सारे को देख लेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान शरीर यानी खिलाड़ी के जो शरीर जो होता है उनमें जो है क्रैम्प होने लगता है यानी दर्द होने लगता है। कारण क्या है? तो उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है मांसपेशियां वगैरह में जो है दर्द उत्पन्न होने लगता है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, सारे को आप देख लेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, जब एंड्रेलिन हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो जैसे ही अगर ये मिल जाता है तो कोई भी व्यक्ति या का जो भय या तनाव की स्थिति में होता है तब शरीर जो है स्वयं एंड्रेलिन हार्मोन्स को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देता है ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना कर सके, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों की छोटी धमनियाँ के आपस में पेशी सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायाफ्राम तथा पेनिसिलिन की पेशी के संकुचन से सांस तेजी चलने लगती है। ये सब अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को विषम स्थिति को निपटने के लिए तैयार हो जाती है। इसका हम ये डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नर तथा मादा जननांग हार्मोन्स
के नाम एवं कार्य लिखे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, नर हार्मोन्स का यहाँ पे लिखा गया है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मादा हार्मोन्स में एंड्रोजन है ना एवं प्रोटोजोस्टेरोन का होता है। अब यहाँ पे सबका कार्य लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि परागन कण क्या है, स्वपरागन और परपरागन में अंतर बताएं। तो ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे लिखा गया है, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं। एक लैंगी द्विलैंगी सारे जितने हैं इसका डिफिनेशन परिभाषा सारे पढ़ाए गए हैं। आप अगर नहीं देखेंगे तो हमारे पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये तो निश्चित है कि आप सारे इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे, ये इससे ज़्यादा आपको नहीं आएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि DNA की है ना प्रतिकृतियाँ बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। इसलिए है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जो समरूप संतान की प्राप्ति की जाती है। जैसे जन्म देने वाले हो उसे DNA की प्रतिकृति में परिणाम स्वरूप है ना अनुवांशिक जो होता है गुण जो होता है वो क्या आता है, संतान जब प्राप्ति होती है तो उसमें कुछ न कुछ आ ही जाता है। इसलिए DNA की प्रवृत्ति बनना जनन के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। आगे है द्विखंडन बहुखंडन से आप में है ना किस प्रकार भिन्न है इसके बारे में तो लिखा गया है। द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है, ये भी चीज़ पढ़ाया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण क्या है, इनके संचरण के लिए विभिन्न उपाय का वर्णन करें। तो यानी चारों ओर फैले हुए आवरण को ही क्या बोला जाता है, पर्यावरण बोला जाता है। अब इसका संचरण के लिए यहाँ पे लिखा गया है, तो सारे चीज़ इसमें आपको डिनोट किया गया है, सारे पढ़ाए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन को मालूम है मुझे, आप लोग आंसर दे देंगे। वन संचरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, ये भी क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा। यानी वन के लिए क्या क्या जो है बचाव है, उसके लिए क्या क्या है मुद्दे हैं, उसको आपको यहाँ इसमें क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट अगला है पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों को में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं जो पॉलीथीन वगैरह है ना का उपयोग हम लोग कम करेंगे, जल संचरण को बढ़ावा देंगे, वनों की कटाई कम करेंगे, वृक्ष रोपण अधिक करेंगे, ये सारे चीज़ को हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि अपने प्राकृतिक साधनों का संरक्षण हेतु 5 कार्यों का उल्लेख करें। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि क्या है, प्राकृतिक साधनों का संरक्षण हेतु निम्न कार्य प्रतिपादित होता है। पहला, प्राकृतिक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की मात्रा निश्चित है और इससे बनने में लंबे समय लगते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। इनका खर्च बहुत ही कम करना चाहिए ताकि लंबे समय तक ये चल सके। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। वनों को संरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि वो क्या करेगा तो प्रदूषण से हमें बचाएगा। वृक्ष अधिक से अधिक लगाना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो आपका पूछ रहा है कि बाघ संरक्षण योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया था। तो ये जो है 1970 ईस्वी में लागू किया गया था आपका। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो बाघों की खाल, दांत एवं पंजे का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कीमत है, यानी उसकी जो मात्रा जो है कम है लेकिन बहुत ही महंगा मिलता है। बाघ की हड्डियाँ भी बहुमूल्यवान है, अतः तस्कर द्वारा बाघों का शिकार में इनकी संख्या एकांक समाप्त होने लगी। आज जो है भारत में लगभग 1400 बाघ बचे हुए हैं। बाघों संरक्षण एवं बाघ संरक्षण योजना कहलाता है। ये जो शुरू है वो कब किया गया था, तो आपका 1970 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज का एग्ज़ाम। आप इस सारे क्वेश्चन को पढ़ के अगर जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे। थैंक यू।